ई रूपी। चाइना के रिसेंटली ई युआन लॉन्च होने के बाद इंडिया कहाँ पीछे होने वाला था, तो इंडिया ने भी अपना लॉन्च कर दिया है ई रूपी। स्पेलिंग अगर देखो तो गलत नहीं है, यूपीआई आपको इसकी स्पेलिंग में दिखेगा इंस्टेड ऑफ द डबल ईज। ये सिग्निफाई शायद ये करने के लिए होगा कि ये जो यूपीआई जिसने डेवलप किया था यानी कि एनपीसीआई, एग्जैक्टली उसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये पेमेंट मोड भी डेवलप किया है, लेकिन कोलैबोरेशन में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। तो ये ऑल टुगेदर एक ना डिफरेंट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट है रैदर दैन किसी एक नई ऐप के, या फिर आप कह लो एक मोबाइल बैंकिंग ऐप नहीं है, एक पूरा नया सिस्टम है। ये सिस्टम ना पूरा का पूरा बेस्ड है क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग ई वाउचर का। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट ने ये सोच के इस सिस्टम को डेवलप किया है कि वो अपनी जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं जिससे एंड कंज्यूमर को कुछ ना कुछ मॉनेटरी फायदा होना होता है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी मिलनी होती है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसे मिलने होते हैं, ऐसे केस के लिए गवर्नमेंट अब उनके बैंक में डिपॉजिट करने की जगह ये वाला ई वाउचर्स यूज करेगी, ई रूपी यूज करने वाली है। तो जिस आदमी को ये पैसे मिलने वाले होंगे ना, उसका मोबाइल नंबर और आईडी वेरिफिकेशन पहले ही हो जाएगी पेमेंट होने से पहले। जस्ट लाइक यूपीआई, आपने कभी यूपीआई किसी को भेजने की कोशिश करी होगी तो पहले उसका बैंक से रिलेटेड जो कनेक्टेड नाम है, ऑफिशियल नाम है, वो लिख के आ जाता है, वेरीफाई हो जाता है उससे कि भाई हम सही जने को पैसे भेज रहे हैं। कुछ उसी तरीके से यहाँ पे भी चीजें काम कर रही हैं। तो फायदा ना सबसे बड़ा यहाँ पे ये है कि बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है। जैसे कि हम यूपीआई में यूज करते हैं, कौन कौन सी ऐप्स हैं हमारे पास, जैसे कि भीम है, फोन पे है, पेटीएम है, जीपे है, तो ये सारी ऐप्स हो गई, ये दलाल वाली ऐप्स हो गई, एक तरीके से इंटरमीडियरी ऐप्स हो गई, जो कि सेंडर और रिसीवर के जो बैंक्स हैं उन दोनों को पैसे इधर से उधर ट्रांसफर कर रही हैं। तो ये बीच में जो ऐप है ये एक एजेंट की तरह काम करती है, लेकिन इस ई रूपी के सिस्टम के अंदर इस एजेंट का कोई काम नहीं है, डायरेक्ट लिंकिंग हो रही है, डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर पाओगे बेनिफिशियरी को, या फिर आपको चाहिए हो तो आप डायरेक्टली पैसे मंगवा भी सकते हो किसी से भी। मजे की बात ये है कि ये बिना इंटरनेट के भी चल सकता है। आपको याद होगा पहले हम रिचार्ज वाउचर्स खरीदते थे एयरटेल के और इसके आइडिया के, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, उसको स्क्रैच करते थे, उसके पीछे एक कोड नंबर होता था और वो नंबर अपने मोबाइल से एक एसएमएस फॉर्मेट के अंदर भेजते थे, या फिर कई बार यूएसएसडी वाला सिस्टम भी करते थे। तो उससे क्या होता था कि उस कार्ड की जितनी वैल्यू है, सपोज करो 20 रुपए है, तो वो कार्ड ब्लैंक हो जाता था और हमारे फोन में वो वैल्यू ट्रांसफर हो जाती थी यूज करने के लिए, कॉलिंग करने के लिए, या फिर डेटा के लिए जो भी हमने कार्ड लिया है। इसी तरीके से वाउचर्स हैं, ये फंड्स ट्रांसफर करने के लिए अगर किसी को पैसे भेजने हैं तो आप सिंपली एक वाउचर लेके एसएमएस नंबर डाल सकते हो, तो उसको सामने वाले को वो वाउचर मिल जाएगा और वो उसको इजीली रिडीम कर सकता है। तीन ये है कि नॉर्मल यूपीआई ऐप्स के अंदर कई बार क्या होता है कि ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो पैसे कई बार अटक जाते हैं, एक आध दिन बाद रिफंड आता है अगर कोई ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाती है। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए ये सिस्टम निकाला गया है। इसमें बिल्कुल सब चीज़ टोटली इंस्टेंट होती है। तो ऐसे में जैसे मैंने अभी रिचार्ज वाला एग्जाम्पल दिया, उसमें कैसे विद इन हाफ अ सेकेंड हम ट्रांजैक्शन वैल्यू सारी आ जाती थी, सेम वही केस उसी तरीके का पूरी चीज़ यहाँ पे ये डेवलप की गई है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये अभी यूज़ कहाँ पे होगी? गवर्नमेंट ने सबसे पहले सोचा है कि ये यूज़ करने के लिए उनके पास कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने नोट करके रखी हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी वेलफेयर स्कीम्स, जैसे कि न्यूट्रिशन सपोर्ट होता है, मदर चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, तो ऐसे में मदर को जो पैसे गवर्नमेंट देना चाहती है, अब सब्सिडी अपनी तरफ से देना चाहती है। इसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, हॉस्पिटल्स में चलती है, या फिर जो फर्टिलाइजर की सब्सिडीज होती हैं जो फार्मर्स को मिलती है। तो इस तरीके के जो केस सिनेरियोज होते हैं, इनको टैकल करने के लिए, इनमें इजी स्मूथ पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट इस ई रूपी को यहाँ पे यूज करने वाली है। साथ में प्राइवेट सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट ने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसको ई रूपी को यूज कर सकता है अपने एम्प्लॉयज के, जितनी भी स्कीम्स चलती हैं, एम्प्लॉयज को कोई फंड मिलना है कि जो भी है उसके लिए ये यूज हो सकता है। अब अगर बैंक्स की बात करें तो टोटल 11 बैंक्स यहाँ पे लिस्ट हो गई हैं, एक्टिव हो गई हैं कह सकते हैं, जिसमें से 6 बैंक्स ऐसी हैं जो कि फुल्ली एक्टिव हैं, जो कि हैं एसबीआई, एचडीएफसी,
ICICI, PNB, एक्सिस, तो इनमें ना फुल सपोर्ट है। इसका मतलब कि आप वाउचर्स रिडीम भी करा सकते हो और आप वाउचर्स इशू भी करा सकते हो। वेयर एज कुछ बैंक्स ऐसी भी हैं जिसमें सिर्फ इशुएंस अभी स्टार्ट हुआ है, रिडीम का ऑप्शन अभी नहीं है। वो बैंक्स हो गई कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इस तरीके की 2-3 बैंक्स और हैं यहाँ पे। तो ये पूरा सिस्टम है ई रुपी का। गवर्नमेंट बेसिकली कैशलेस इकोनॉमी को एक स्टेप और आगे ले जाना चाह रही है इस नए मोड ऑफ पेमेंट से। जनरल पब्लिक कितना यूज़ करती है, आपका क्या ओपिनियन है? मैं अपना अगर ओपिनियन बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपीआई अभी तक के लिए 99% के सिनेरियोज में बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। कभी कभार हमारे फ़ोन में डेटा नहीं आ रहा होता और कहीं पे पेमेंट देनी होती है, तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत कई बार आ जाती है। अपने बारे में बात करूं तो ये जो एक्स्ट्रा मोड ऑफ पेमेंट है जो कि SMS के थ्रू मैं यूज़ कर सकता हूं, इसको मैं यूज़ कर सकता हूं एज अ बैकअप। कभी अगर मेरे फ़ोन में इंटरनेट नहीं आ रहा है या फिर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो रही है, जो कि बहुत सिर्फ 1% चांस होता है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? आप ई रुपी यूज़ करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? वेस्ट है, बहुत बेनिफिट है, क्या है आपका क्या ओपिनियन है? कौन से पॉइंट्स मैं नहीं कवर कर पाया हूँ इस वीडियो में? जो भी आपके मन में हो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।